बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कल वाले लेक्चर को ही और देखेंगे कि जो पोस्टुलेट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, उनको डिटेल में और ज़्यादा डेप्थ में जाकर देखने की कोशिश करेंगे। कल हमने देखे थे कि 5 पोस्टुलेट हैं क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी के बुनियादी पोस्टुलेट्स। उनमें से पहला जो पोस्टुलेट था वो था स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की स्टेट, उसके बारे में, जिसको हम वेव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये वेव फंक्शन किस तरीके से है और कैसे कैसे लिया जा सकता है, आपने पहले कई दफ़ा डिटेल में देख चुके हैं। तो इनमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चूँकि अभी हमने ब्रैकेट नोटेशंस अभी पढ़ी हैं, तो उसके हवाले से मैं एक बात यहाँ पे आपके नोटिस में लाना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट नोटेशन में हमें कोऑर्डिनेट फ्री वेव फंक्शन जो है वो हम लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर उस कोऑर्डिनेट फ्री सिस्टम से हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना चाहते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं। मसलन यहाँ पर हमारे पास, यहाँ देखें आप, तो ये कैट है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट फ्री सिस्टम है। टाइम इस वजह से लिखा हुआ है, टाइम यहाँ पे कोऑर्डिनेट के तौर पे नहीं है, टाइम इस वजह से लिखा हुआ है कि ये टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है, टाइम डिपेंडेंट सिस्टम है। तो ये अगर हमने इसकी पोजीशन डिपेंडेंस देखनी है, तो हम आर के साथ इसका इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये देखें, ये जो क्वांटिटी है ये इनर प्रोडक्ट कहलाती है, जैसे आपने चैप्टर 2 में देखा। ठीक है ना, यानी ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये इनर प्रोडक्ट को शो करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं स्टेट का विद दिस वेक्टर आर। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कौन सी स्टेट बन रही है, साई फंक्शन ऑफ आर कॉमा टी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आर डिपेंडेंस पर अगर हम देखना चाहें तो हम कैट को आर के साथ इनर प्रोडक्ट ले देंगे। बाद औक़ात हमें एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, फॉर एग्जांपल पोजीशन स्पेस के अंदर कैलकुलेशंस करना हमारे लिए टफ होता है, तो हम किसी दूसरी स्पेस में चले जाते हैं। जैसे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप देखते हैं, रेसिप्रोकल लेटिस में आप चले जाते हैं। वहां पर क्या होता है, रेसिप्रोकल लेटिस में आप के स्पेस के अंदर चले जाते हैं, या उसको मोमेंटम स्पेस भी कहते हैं, के स्पेस भी, क्योंकि मोमेंटम p इज इक्वल टू h कट k होता है ना, यानी मोमेंटम k के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है विद अ कांस्टेंट h कट p इज इक्वल टू h कट k। तो जो जो आपकी रेसिप्रोकल स्पेस है उसको आप k स्पेस भी कहते हैं। ठीक है ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि आप वहां पर पोजीशन स्पेस से, जो डायरेक्ट लैटिस में पोजीशन स्पेस होती है, उससे रेसिप्रोकल लैटिस में के स्पेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो के स्पेस में आप क्या हो रहे होते हैं, कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है कि अगर हम 1 second, I mute all participants. ओके, हाँ, तो अब आप देखें कि अगर हम फॉर एग्जांपल पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में जाना चाहें, तो हम क्या करेंगे, इसी कैट का मोमेंटम के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है ना, तो जिस कैट का हमने पोजीशन से इनर प्रोडक्ट लिया था, अब हम उसका मोमेंटम के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे। सही है ना, तो यानी कि अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि ब्रैकेट नोटेशन या डिराक नोटेशंस का फायदा क्या है। उनका फायदा ये है कि हम जिस मर्जी स्पेस में जाना चाहें उसमें जा सकते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर पोजीशन स्पेस है तो उससे हम मोमेंटम स्पेस में भी जा सकते हैं, अगर हम पहले इसको कैट नोटेशन में लेंगे, फिर उसका मोमेंटम के साथ इनर प्रोडक्ट ले लें, तो जिसके साथ भी इनर प्रोडक्ट लेंगे उसी स्पेस में ये चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक आसान तरीकाकार है। ठीक है, फिर उसके बाद वेव फंक्शन की कुछ क्वालिटीज हैं जो मैंने पहले भी आपको बताई थी चैप्टर 1 के अंदर। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की क्या क्वालिटी है कि ये वेव फंक्शन खुद और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइनाइट भी होने चाहिए, कंटिन्यूस भी होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड भी होने चाहिए। मैंने फिर एक एक को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था चैप्टर 1 के अंदर कि कंटिन्यूस का क्या मतलब है, क्यों कंटिन्यूस होना चाहिए। इस वजह से कंटिन्यूस होना चाहिए कि पार्टिकल के अंदर डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। ठीक है, मतलब पार्टिकल ऐसा मुमकिन नहीं है कि पार्टिकल आ रहा है और दरमियान में कहीं से गायब हो जाए और फिर वापस आ जाए, रीअपियर हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। तो इस वजह से वेव फंक्शन को और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए,
क्योंकि इनफाइनाइट किसी भी चीज़ की टोटल वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब मोमेंटम किसी सिस्टम का इनफाइनाइट नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, ताकि फाइनाइट उसकी बाउंड्रीज हो सिस्टम। और सिंगल वैलिड हो, सिंगल यानी उसकी एक वैल्यू आपको मिले, एक दफा आप ऑपरेटर ऑपरेट करें तो एक वैल्यू मिले। अगर दो वैल्यूज मिलती हैं, इसका मतलब है कि एक वक्त में पार्टिकल दो जगहों पे मौजूद है, जो कि मुमकिन नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपने इनको थोड़ा सा देख लेना है, ये वाली प्रॉपर्टीज, फाइनाइट हो, कंटिन्यूस हो, सिंगल वैल्यूड हो। तो ये जो पहली आपका पोस्टुलेट था कि स्टेट ऑफ द सिस्टम, उसके अंदर ये चार पांच चीजें पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने नोट करनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट था आपके पास ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर्स, बट इन्होंने थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को पहले डिस्कस किया है, तो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर्स पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपके पास ये है कि वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को वेव फंक्शन के साथ इट सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी साई स्टेरिक साई करते हैं आप, तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाती है। और साई स्टेरिक साई को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी साई मॉड स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखे। इसको हम कहते हैं बॉर्न प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, ठीक है ना। बॉर्न ने ये सबसे पहले ये आइडिया दिया कि हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, और इसके पीछे एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स वही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और दूसरा के एक्सपेरिमेंट जो हमने पहले पढ़े हैं चैप्टर 1 में, वही हमें प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच की तरफ जो है ना वो हिंट और क्लूज देते हैं। और अगर हम इसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आती है, 1 आती है। आपको पता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी सिस्टम इन स्पेस इज इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं। और कोई वेव फंक्शन जो साई मॉड स्क्वायर डी क्यू आर इक्वल टू 1 हो, ठीक है, कोई वेव फंक्शन जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा हो, ठीक है ना, वो एक वेव फंक्शन क्या कहलाता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है। यानी वो वेव फंक्शन जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करता है, वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है। तो इस यहाँ पर ये फिजिकल डायमेंशन बता रहा है वेव फंक्शन की 1/√L³ है, और जो है साई स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो आप इसी का स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो 1/L³ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की डायमेंशन है। तो ये मुख्तलिफ आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। नीचे ये एग्जांपल है, ये आप लोगों ने देख लेनी है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। इसमें फिजिकल एंड नॉन फिजिकल वेव फंक्शन में आप क्या करेंगे, ये जो एग्जांपल है इसमें वो जो चार कंडीशंस हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड, ये सारी अप्लाई करनी है और देखना है कि क्या वेव फंक्शन और स्क्वायर इंटीग्रेबल, और क्या वेव फंक्शन इस तरह से है या नहीं है। उसके बाद है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ये है कि बाज़ औक़ात ना हमारे पास जिस तरीके से मैं आपने उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके अंदर आपने पढ़ा है कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसका एक सॉल्यूशन आता है जिसको आप रूट कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल y में अगर है d2y/dx² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, तो इसमें y की एक वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल y1, फिर y की एक और वैल्यू आती है y2। तो अब अगर ये दो सॉल्यूशंस आएंगे तो आप क्या करेंगे, आप उनका लीनियर सुपरपोजिशन कहते हैं, लेते हैं। आपको पास y आता है अल्फा इंटू y1 प्लस बीटा इंटू y2, यानी आप इन दोनों सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। यानी कि अगर इंडिविजुअली कोई फंक्शन किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन इंडिविजुअली उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, तो इन दोनों फंक्शन का आपस में जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन। यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन जरूरी नहीं कि एक ही हो, उसके डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। मतलब साई 1 हो सकता है, साई 2 हो सकता है, साई 3 हो सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो जब हम टोटल सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम उन सारों को ऐड कर देंगे। मतलब दो सॉल्यूशन है साई 1 और साई 2, तो हम क्या करेंगे, अल्फा 1 साई 1 प्लस अल्फा 2 साई 2, ये दो ऐड हो जाएंगे। अगर 3 है तो अल्फा 1 साई 1, अल्फा 2 साई 2, अल्फा 3 साई 3। इस तरीके से 4 हैं, 5 हैं, टोटल हम आई लिख देते हैं कि जितने भी आई होंगे उनका लीनियर
कॉम्बिनेशन होगा। अब अगर हम लोगों ने लेनी है इनकी प्रोबेबिलिटी तो क्या प्रोबेबिलिटी लेंगे? प्रोबेबिलिटी होती है ब्रा मल्टीप्लाइड बाय कैट। फिर इसी का ब्रा मालूम करेंगे, ब्रा करेंगे तो अल्फा आई स्टेरिक हो जाएगा और ये कैट ब्रा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर उनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक ब्रा आ जाएगा साई आई और अल्फा साथ वैसे होगा मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, और ब्रा और कैट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से आप साई स्टेरिक इंटू साई को क्या लिख सकते हैं, साई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इनको आप लिख सकते हैं साई स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी हो। और फिर आप देखेंगे साई स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो अब साई स्क्वायर किसके बराबर है, साई यानी ब्रा इंटू साई कैट। अगर ये आर्थो नॉर्मल हो तो ब्रा इंटू कैट किसके बराबर होता है, साई ब्रा इंटू साई कैट 1 के बराबर होता है, एक जैसी है ना स्टेट्स। ठीक है, अगर ये आर्थो नॉर्मल हो तब, जरूरी नहीं कि हर वक्त ये साई एक ब्रा इंटू साई कैट जो है ना वो 1 के बराबर, ये तभी होगा जब आर्थो नॉर्मल स्टेट्स होंगी। जब वो 1 के बराबर होगा तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आएगी, अल्फा आई स्क्वायर के बराबर आएगी, क्योंकि अगला फैक्टर तो 1 हो जाएगा। तो यही बात वो आगे कह रहे हैं, ये अल्फा आई स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा 1 को उसने अल्फा 1 स्क्वायर को उसने p1 कह दिया, अल्फा 2 स्क्वायर को उसने p2 कह दिया। तो इस तरीके से वो बात यही कर रहा है कि पी आई जो है ना वो अल्फा आई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो पी आई होगा तो फिर आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम आ जाएगी। सही है ना। अच्छा, उसके बाद आज का बस ये आखिरी पॉइंट है, उसके बाद बाकी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। जैसे मैंने आपको कल भी बताया और इससे पहले चैप्टर 2 में भी बताया था कि हर डायनामिकल वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यहाँ पर जो है पोजीशन के करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑपरेटर है, ये आपको नजर आ रहा है। कैपिटल आर से शो कर दें, स्मॉल से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक हेड का साइन है। ये क्या शो करता है, ये आपको ऑपरेटर को शो करता है। तो जैसे ऑब्जर्वेबल का क्लासिकल में पोजीशन है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है। अब इसी तरीके से क्लासिकल में मोमेंटम है, तो क्वांटम में क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर p इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट इंटू डेल। अगर वन डायमेंशन में आप लिखते हैं तो पी एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, क्योंकि डेल का जो एक्स कंपोनेंट है वो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। पी वाई लिखेंगे तो माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, और अगर आप 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो माइनस आयोटा एच कट डेल आ जाएगा। और इस तरीके काइनेटिक एनर्जी है, अब पी स्क्वायर है, तो एक्चुअली आप इसी क्वांटिटी का ही स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर आप लेके चेक कीजिएगा। ठीक है, और 2m पे डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास एच कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू डेल स्क्वायर आ जाए। ठीक है ना। और अब टोटल एनर्जी है तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ ही होता है, और काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आपने देख रखा है, ये है, तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अब एंगुलर मोमेंटम है तो आर क्रॉस पी होता है, तो आर का जो है ना वो क्या होता है, आर ही होता है। इस तरीके से ये आप देखिए आर का आर ही है, और पी का क्या है, पी का है माइनस आयोटा एच कट डेल, तो ये आयोटा एच कट डेल को पहले लिखा है और फिर उसके बाद आर क्रॉस डेल। तो ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के जो हम लोग यूज करेंगे इसमें। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो ये है कि ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ये होती हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं एवरेज वैल्यूज या एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। ये होती हैं कि अगर हम एक ब्रा और कैट के दरमियान में ऑपरेटर को सैंडविच कर दें, ठीक है ना, ऑपरेटर को हम क्या कर दें, सैंडविच कर दें ब्रा और कैट के दरमियान।
ठीक है। और ये वाली जो डिवाइड हो रही है ना क्वांटिटी, ये नॉर्मलाइजेशन है। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होंगे तो साई इंटू साई वन के बराबर होगा, अदरवाइज ये डिवाइड होगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या कहलाती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसको हम एंगुलर ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है ना। तो ए ऑपरेटर एंगुलर ब्रैकेट्स, और ये इसमें देंगे साई बार है, यानी आप कह लें साई ब्रा है, और साई स्टेरिक आप इसको कह लें, कम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया, ये साई वेव फंक्शन इटसेल्फ हो गया। और ऑपरेटर जो है वो क्या है, सैंडविच है बिटवीन द टू वैल्यूज। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाएगी। ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाकी दरम्यान में कुछ चीज़ें जो है वो हमारी कंटेंट्स में नहीं है। आगे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक, टाइम एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। बस ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें से है, तो वो हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे स्टेशनरी स्टेट्स को नेक्स्ट वीक। उसके बाद फिर हम इनमें से पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और समिटरीज एंड कंजर्वेशन लॉस नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं हमें हमारे कंटेंट्स में नहीं है ये। और फिर जो है ना हमारे पास लास्ट पर एक टॉपिक होगा, ये एरनफर्स्ट प्रिंसिपल और क्वांटम एंड क्लासिकल लिमिट्स। तो ये नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे पास ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस चैप्टर की। यहीं तक ही था। अभी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लें। जी मोहम्मद तैयब। सर ये मैंने पूछना था भाई, जी मोहम्मद तैयब क्वेश्चन पूछें। श्रोडिंगर इक्वेशन डेवलप किस तरह होती है? जी श्रोडिंगर इक्वेशन डेवलप किस तरह होती है? श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे डेवलप होती है, वो इस तरह से डेवलप होती है कि ये एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन है। जैसे ना हम ये लिखते हैं ना, अगर हम कोई वेव फंक्शन साई है हमारे पास फर्ज करें, तो हम उसके ऊपर हैमिल्टोनियन अप्लाई करते हैं, एच इंटू साई वेव फंक्शन इक्वल टू, अगर टाइम इंडिपेंडेंट की बात करें तो ई इंटू साई, ये हो जाएगी। तो जो एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन है वही हमारे पास बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन है। हाँ ये चैट ग्रुप में किसी ने बात की है कि जो एग्जाम्पल्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं, अभी मैंने आपको एग्जाम्प्ट कर दिए हैं चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स जो है हम फेस टू फेस इंशाल्लाह करेंगे क्लास में। यहाँ पर थोड़ा सा ना उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने प्रॉब्लम्स फिलहाल रोके हुए हैं, मैं सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स हम एंड पे करेंगे, पिछले चैप्टर के भी इसके भी। और पेपर्स के हवाले से पूछा जा रहा है तो पेपर्स जो है वो जून में शायद होंगे। जी ओके, तो ऑल राइट, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी वेंसडे को इंशाल्लाह, आई थिंक 3 बजे इंशाल्लाह क्लास होगी। अल्लाह हाफिज़।